अब हम देख लेते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों बनी है। तो इंफ्रा परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति से मिलने मिलने लगी है गति। तो प्रगति की गति भारत की शक्ति यानी गति शक्ति योजना। तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित, तो सभी इंफ्रा परियोजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर किया जाएगा। तीव्र गति से कनेक्टिविटी में होगी वृद्धि। कॉमन विजन के साथ परियोजनाओं की समग्र योजना और निष्पादन। तो मेन इसका उद्देश्य यही है गति शक्ति योजना का कि किस तरह से जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है उनको निर्बाध रूप से कनेक्ट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो साझा उद्देश्य है, जो साझा विजन है, उसको कम समय में और तीव्र गति से और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ हासिल किया जा सके, ताकि उसमें जो लागत आती है उसे भी कम किया जा सके। इसीलिए इस योजना को लाया गया है ताकि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में समन्वय और कोऑर्डिनेशन को बिठाया जा सके और कनेक्टिविटी की जो है उसे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए इस योजना को लाया गया था। अब हम देखते हैं अगली खबर को। दूसरे दिन भी जारी रहे रूसी हमले, यूक्रेन की मांग पर G7 देशों ने देंगे वायु रक्षा हथियार। किसको? यूक्रेन को। तब हम देख लेते हैं कि G7 क्या है। तो G7 यानी ग्रुप 7, तो 7 मेंबर कंट्रीज होती है, जिसका 1975 में फर्स्ट मीटिंग होती है ग्रुप 6 की, और उसमें जो 7 कंट्रीज है उसको शामिल किया जाता है। फिर 7th नंबर की, फिर 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है, 1/10 वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसकी हिस्सेदारी है। 2014 में रशिया को इससे बाहर करके जो ग्रुप 7 वापस बनता है, क्योंकि ये पहले ग्रुप 8 हो जाता है जब इसमें रशिया को शामिल किया जाता है, लेकिन फिर ये ग्रुप 7 बनता है। अब इसमें 7 जो मेंबर्स उनको देखिए, तो उत्तरी अमेरिका से कौन हो गया? तो कनाडा और यूएसए। फिर आप यूरोप से देखिए तो फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, तो ये 4 देश यहाँ से हो गए। और एशिया से कौन हो गया? तो एक जापान हो गया। तो इसको मिल 7 मेंबर को मिलाकर बनता है ग्रुप 7। तो इस तरह से हमें ग्रुप 7 उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो प्रदर्शनकारियों के दबाव में ईरान कुर्द क्षेत्रों में और शक्ति फायरिंग में एक की मौत। ये कुर्द क्षेत्र जो अभी चर्चा में बना हुआ है, जहां पर अभी ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन थम नहीं रहा था, तो इसी में यहाँ पर जो ईरान ने है वो जो गोलाबारी है या जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो अभी हम देख ही लेते कि कुर्द क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आप देखिए, ये कुर्द रीजन का है। तो ये टर्की हो गया, ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया। तो इनके बीचों में जो फैला हुआ क्षेत्र, इसी को बोलते हैं कुर्द रीजन, जिसमें इराक की राजधानी को दिखाया हुआ बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान, सीरिया की दमिश्क और ये टर्की की अंकारा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस में दिखाई दे रहा होगा आपको? तो इस टर्की में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप देखिए इधर इराक में, ईरान में फैला हुआ क्षेत्र। एक अन्य इमेज के थ्रू देखिए, तो ये टाइग्रिस रिवर हो गई, ये यूफ्रेटिस रिवर होगी, जो टर्की से आती है, फिर सीरिया से होते हुए, इराक से होते हुए पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती है। अब इन्हीं के उत्तर में देखिए, तो यूफ्रेटिस के उत्तर में ये जो कुर्दिश वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ पर अभी हिंसक घटनाएं घटित हो रही है। अब ये तुर्की वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, इधर ईरान वाले में, इराक वाले क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र सीरिया वाले क्षेत्र में भी फैला हुआ है। यहाँ पर लेक उर्मिया दिखाई हुई है और टाइग्रिस रिवर है वो इसी से होकर आती है। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए इसको, इसमें और जो इसके क्षेत्र वो कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन से क्षेत्र से इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह में से हमें इसको देखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंटरनेट 2.0 की ओर कदम बढ़ा रही है दुनिया। तो GS3 अपन साइंस एंड टेक्स से जोड़कर देख सकते हैं। तो वर्तमान दौर में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका इंटरनेट से वास्ता न हो। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां इंटरनेट की भूमिका न हो। हालांकि जब से इंटरनेट ने अपनी जगह और ज़रूरत को साबित किया है, तब से इसके साथ हैकर्स भी एक दुनिया चल रही है। कभी कोई तो वेबसाइट हैक की खबर आती रहती है। ऐसे देखते हुए वैज्ञानिक लंबे समय से इंटरनेट का एक ऐसा तरीका विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिसे हैकर्स द्वारा सेंध न लगाया जा सके। शिकागो के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिकागो यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में क्वांटम तकनीक पर आधारित इंटरनेट की ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें हैकर द्वारा सेंध लगाना संभव नहीं है। तब देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी क्या है। तो अभी डाटा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल पल्स के रूप में होता है। इसमें जानकारी बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में होती है। कंप्यूटर किसी भी डाटा को इसी रूप में समझते हैं और आगे भेजते हैं। अब नई व्यवस्था में क्या होगा? तो डाटा को फोटोन के रूप में भेजा जाएगा। ये छोटे लाइट्स पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर
डाटा सुरक्षित रहता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर इन फोटॉन्स के बीच में इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया जाए तो ये करप्ट हो जाते हैं और हैकर्स के हाथ कुछ नहीं लगता। यही विशेषता इन्हें हैक प्रूफ बनाती है। बैंकिंग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां इस तकनीक में खास रुचि दिखा रही क्योंकि इसे हैकर्स प्रूफ माना जा रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। जो अब इसमें क्या, जो फोटोन है वो बहुत संवेदनशील होते हैं। डाटा ले जाने वाले केबल का जरा सा भी खामी से डाटा करप्ट हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में इंटरनेट सेवा फोटोन के माध्यम से देने से पहले व्यापक शोध एवं उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी। बिना इसके निर्बाध डाटा ट्रांसफर संभव नहीं है। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था कि आने वाले समय में जो भी डाटा ट्रांसफर होता है उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से बदल सकती है, किस तरह से जो आगे आने वाले समय में जो हैकर्स की जो घटनाएं घटती है, जो हैकिंग की घटनाएं घटती हैं कि कोई साइट कभी हैक हो जाती है तो उसे किस तरह से रोका जाए। तो इसीलिए जो ये टेक्नोलॉजी है वो आने वाली है। अब यहाँ पर जो क्वांटम तकनीक की बात की उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तेज काम करती है। दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों का मानना है कि फिजिक्स के सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावना यानी असीमित संभावना है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान समय के सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा ताकतवर और तेज होगी। इसे जल्दी बाजार में उतारने की तैयारी चल रही है। क्वांटम तकनीक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ज़्यादा डेटा व इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सके। अभी सुपर कंप्यूटर से जो गणितीय गणना करने में हजारों साल लगते हैं उसे क्वांटम तकनीक कुछ ही मिनटों में हल कर देगी। तो इस तरह से जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो आने वाले समय में देखना है कि किस तरह से मददगार साबित होगी। अब हम इसके यूजेस को देख लेते हैं। तो इसकी यूजेस को देखिए तो कंप्यूटर्स में, लाइट इमिटिंग डायोड्स में, फोटो डिटेक्टर्स में, उसके बाद अदर क्वांटम टेक्स में, जीपीएस में, लेजर्स में। तो इसके जो तमाम तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पर चिप्स का इस्तेमाल होता है, वहाँ हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसका, क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था किसका, क्वांटम टेक्नोलॉजी का, किस तरह से एक टेक्नोलॉजी काम करती है, कहाँ आने वाले समय में इसकी जो असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो अब हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। लेकिन हमने जिन कंट्रीज की बात की है अब हम उनको गूगल मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया है। तब हम देखते हैं रशिया को देख लेते पहले। तो आप ये ऊपर उत्तरी क्षेत्र में देख रहे होंगे, ये रशिया वाला क्षेत्र हो गया। इसकी सीमाओं को देखिए तो इसकी सीमा किससे लग रही है इधर, तो ये रशिया वाला क्षेत्र हो गया है। इसमें देखिए आप इसकी सीमा इधर नॉर्वे से भी इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद स्वीडन से क्या इसकी सीमा लगती है, तो स्वीडन से इसकी सीमा नहीं लगती है क्योंकि बीच में फिनलैंड आ जाता है, फिर फिनलैंड की सीमा इसे लगती है। उसके बाद देखिए इधर लिथुआनिया से, लातविया से, इस्टोनिया से इसकी सीमा लग रही है। ये कैलिनग्राद है जो रशिया का क्षेत्र हो जाता है। फिर बेलारूस से इसकी सीमा लग रही है। इधर यूक्रेन से इसकी सीमा लगती है। फिर इधर चलिए तो इधर किससे सीमा लग रही है, इधर जॉर्जिया से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद अजरबैजान से इसकी सीमा लगती है। क्या आर्मीनिया से इसकी सीमा लगती है, तो इससे इसकी सीमा नहीं लगती है आर्मीनिया से। उसके अलावा और देखते हैं कि और किससे इसकी सीमा लगती है। क्या टर्की से इसकी सीमा लग रही है, तो टर्की से इसकी सीमा, समुद्री सीमा तो नहीं लगती लेकिन जो माफ कीजिए समुद्री सीमा लगती है लेकिन जो स्थलीय रूप से इसकी सीमा नहीं लगती है। उसके अलावा आप देखिए कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इधर मंगोलिया से इसकी सीमा लगती है, रशिया से सीमा लग रही है, उत्तर कोरिया से इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। आप यूक्रेन को मैप को देखिए आप, तो यूक्रेन की सीमाओं को देखिए तो मोल्डोवा से इसकी सीमा लग रही है, रोमानिया से, हंगरी से, स्लोवाकिया से, पोलैंड से, बेलारूस से, और इधर रशिया से इसकी सीमा लग रही है। ये निप्पर नदी, ये जपोरिजिया हो गया है, ये ब्लैक सी हो गई, ये कर्च स्टेट हो गई जहाँ पर अभी कर्च ब्रिज पर जो धमाका हुआ था तो वही ये वाला क्षेत्र जहाँ कर्च स्टेट अवस्थित है, जो सी ऑफ जो अजो सागर और ब्लैक सी को जोड़ने का काम कर रही है। उसके बाद देखिए लुहांस्क, डोनेट्स्क और जपोरिजिया और जो केरसान क्षेत्र वो यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम कुर्द क्षेत्र को देख लेते हैं कि वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये इराक वाला क्षेत्र हो गया, ये ईरान वाला क्षेत्र हो गया, सीरिया, और ये टर्की, और ये वाला जो क्षेत्र है वो कुर्दिश वाला क्षेत्र जहाँ पे ये लेक उर्मिया अवस्थित हो गई। यहाँ से ये यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी होकर निकलती हैं, फिर इराक से होती हुई पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से हमें जो कुर्द क्षेत्र है उसको देखना था। अब हम देखते हैं महाकाल मंदिर को, तो हम चलते हैं उज्जैन में।
ये उज्जैन वाला क्षेत्र हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कौन सी नदी के पास में, तो ये शिप्रा नदी के पास में अवस्थित है। तो ये महाकाल मंदिर जो कि सागर के पास में, तो रुद्र सागर के पास में अवस्थित है। तो आप महाकालेश्वर मंदिर जी के दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर देखिए और इसकी जो आर्किटेक्चर है उसको समझने का प्रयास कीजिए, अभी हमने जिस पे बात की थी। लोचनाय महेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गनागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तो आप सैटेलाइट व्यू में देखने का प्रयास कीजिए। ये पास में आपको शिप्रा नदी दिख रही होगी, ये शिप्रा रिवर्स। तो इस तरह से हमें गूगल मैप में भी देखते रहना है ताकि जो लोकेशन है वो अच्छे से हमें याद हो सके। तो हमारा जो विश्लेषण है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।